लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि टेंशन फोर्स अगर आ जाती है तो उससे सिस्टम कैसे इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है, उससे एक मास अटैच्ड है और फिर उसी स्ट्रिंग्स एक दूसरी स्ट्रिंग भी यहाँ पे अटैच कर देते हैं और एक दूसरा मास लगा देते हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स हैं तो दोनों में कुछ कुछ टेंशन्स होंगी। इसका मास m1 का मान लेते हैं, इसका मास m2 का मान लेते हैं और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि फाइंड द टेंशन फोर्स इन बोथ द स्ट्रिंग्स। ठीक है, दोनों रस्सियों में हमें टेंशन का फोर्स निकालना है। तो जैसा हमने सीखा कि टेंशन का फोर्स हमेशा किसी भी स्ट्रिंग से जब लगता है तो स्ट्रिंग हमेशा पुल करने का काम करती है। जैसे ये वाली रस्सी है तो ये इस मास को अपनी तरफ खींचेगी और यही वाली रस्सी इस मास को अपनी तरफ खींचेगी। तो ये टेंशन हम T2 का नाम दे देते हैं। रस्सी सेम है तो टेंशन दोनों में सेम रहेगी और यहाँ पे इस रस्सी ने इसको T1 के फोर्स से खींचा होगा। ठीक है, अब आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। तो पहले हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M2 का जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो M2 हमारा सिस्टम कहा जाएगा और अगर ये हमारा सिस्टम है तो इस M2 पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हो जाएंगे? ये M2 पे लगने वाले फोर्सेस हो जाएंगे, नीचे की तरफ लग रहा होगा M2G, नीचे की तरफ M2G, वेट तो लगेगा ही लगेगा और साथ में इससे स्ट्रिंग अटैच्ड है तो इस पर टेंशन T लग रही होगी T2 के बराबर। ठीक है, ये M2 का FBD हो जाएगा। उसके बाद अगर हम M1 का FBD बनाते हैं तो जिसका FBD बना रहे हैं वो सिस्टम कहा जाता है, तो M1 का FBD बनाते हैं तो M1 हमारा सिस्टम हो जाता है और इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस अगर हम किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो M1 के ऊपर T1 का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, M1 के ऊपर T2 का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और M1 के ऊपर ही उसका जो वेट है M1G वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं कि क्योंकि ये दोनों मासेस रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो जब इसके ऊपर फोर्स बैलेंस करेंगे तो T2 को M2G के बराबर कर सकते हैं और जब इसके ऊपर फोर्स बैलेंस करेंगे तो T1 इज इक्वल टू T2 प्लस M1G के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, और ये T2 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें तो T1 की वैल्यू आ जाएगी M2G प्लस M1G के बराबर। तो इस तरीके से हमने दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब अगर एक बात और समझिए कि सिस्टम मानना जैसे हमारी मर्जी होती है तो सिस्टम के अंदर हम कितने भी पार्टिकल बांध सकते हैं। तो हो सकता है कि हमने सिस्टम मान लिया होता कुछ ऐसा जिसमें कि ये दोनों ही मासेस सिस्टम के अंदर आ जाते। ऐसा करने से क्या होता कि ये जो रस्सी दिख रही है आपको स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग इस सिस्टम के अंदर है और अगर ये स्ट्रिंग इस सिस्टम के अंदर है तो ये इंटरनल फोर्स में काउंट होगा और हमें पता है कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो रस्सी है इस पे लगने वाला T2 का फोर्स इसके डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं? इस सिस्टम के बाहर ये रस्सी गई है, ये रस्सी आप देख सकते हैं सिस्टम से बाहर गई है तो इसने एक्सटर्नल फोर्स T1 का लगाया होगा और इस सिस्टम के अंदर M1 और M2 का कंबाइंड मास है तो टोटल वेट M1G प्लस M2G का लग रहा होगा। तो अगर हम इन दोनों का कंबाइंड FBD बनाते तो क्या बनता? हम M1 प्लस M2 का कंबाइंड FBD बनाते तो हम ये कहते कि इस M1 प्लस M2 का जो सिस्टम हमने माना है, इस सिस्टम का जो टोटल वेट है, इस सिस्टम के अंदर टोटल मास है M1 प्लस M2 इंटू G का और इस सिस्टम के बाहर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये टेंशन T1 का लग रहा है तो टेंशन T1 हम इस तरफ बना देते और हम कहते हैं कि अगर ये दोनों ही मासेस एक जगह पर रेस्ट में है तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। तो T1 की वैल्यू हम M1 प्लस M2 इंटू G भी लिख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि T1 की वैल्यू वही आई थी M1 प्लस M2 इंटू G के बराबर। तो अगेन हमने इसको अकेला सिस्टम माना तो इसका FBD बनाया, इसको अकेला सिस्टम माना तो इसका FBD बनाया, दोनों को कंबाइंड सिस्टम माना तो दोनों कंबाइंड FBD बनाकर भी हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं टेंशन के ऊपर। और आप ये समझ सकते हैं कि ठीक है, जैसे 2 मासेस थे वैसे 3 मास भी आ सकते हैं, 4 मास भी आ सकते हैं और कितने भी नंबर ऑफ मास हो सकते हैं। आप अगर डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आंसर भी लिखा जा सकता है
जैसे मैं 3 मासेस के लिए बताता हूँ। 3 मासेस के लिए ये 3 रस्सियां हैं, तीनों के कुछ मासेस होंगे। मान लेते हैं कि इसका मास m1 का है, इसका मास m2 का है, इसका मास m3 का है। ठीक है, इस रस्सी में कुछ ना कुछ टेंशन होगी। इसको मैं T1 का नाम दे देता हूँ। पूरी रस्सी में T1 की टेंशन है, इसमें T2 की टेंशन है और इसमें T3 की टेंशन है। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर टेंशन निकालनी है तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि अगर हम इस रस्सी में टेंशन निकालना चाहते हैं तो हमने एक ऐसा सिस्टम माना जो कि इस रस्सी को काट रहा होगा। ठीक है, इस रस्सी को कट कर रहा होगा, और अगर इस रस्सी को कट कर रहा होगा तो यहाँ पे T1 का फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और इस सिस्टम के अंदर कितना मास बंद है? इस सिस्टम के अंदर m1g का मास बंद है। तो हम कह सकते हैं कि ये m1 का जो वेट है m1g, ये नीचे इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि T1 का फोर्स उसको संभाल के रखा होगा। तो T1 की वैल्यू हम डायरेक्टली m1g लिख सकते हैं, FBD बना के भी लिख सकते हो, डायरेक्टली समझ सकते हो कि m1 गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि T1 ने उसको संभाल के रखा है। फिर अगर आप सिस्टम इन दोनों मास को मानते हैं, ठीक है, आपने इस दोनों मास को सिस्टम मान लिया, तो अगर ये दोनों मास सिस्टम के अंदर है तो अब ये वाली रस्सी का कोई काम नहीं रह जाएगा, ये इंटरनल होगी। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम माना गया है ये इस रस्सी को काट के जा रहा है, तो इस रस्सी में कोई ना कोई T2 का टेंशन का फोर्स होगा, और ये T2 का टेंशन का फोर्स जो होगा ये इस पूरे सिस्टम को नीचे गिरने से रोक रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को नीचे खींच कौन रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। और कितने फोर्स से खींच रहा है? m1 प्लस m2 का टोटल मास है, m1 प्लस m2g का टोटल वेट है। तो हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू g का टोटल वेट को बैलेंस कर लिया है T2 की टेंशन। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सबसे ऊपर वाली स्ट्रिंग में टेंशन निकालना चाहते हैं तो हम एक ऐसा सिस्टम मानेंगे जो कि तीनों मास को अपने अंदर रख लेगा। और अगर तीनों मास को अपने अंदर रख लेगा तो ये टेंशन T3 इस तरीके से आ जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि ये टेंशन T3 जो इस रस्सी में है, ये टेंशन T3 की वजह से ये तीनों मास जो इस सिस्टम के अंदर बंद हैं ये नीचे नहीं गिर पा रहे हैं। अब ये तीनों मास को कौन सा फोर्स खींच रहा है? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। और ये तीनों मास जो सिस्टम के अंदर हैं ये नहीं गिर रहे हैं क्योंकि T3 ने उसको पकड़ के रखा होगा। तो हम कह सकते हैं कि T3 की वैल्यू हो जाएगी m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। मतलब ये रहा कि आप जिस भी रस्सी में टेंशन निकालना चाहते हैं उस रस्सी के नीचे जितना मास है उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, टेंशन आ जाएगी। तो T1 की वैल्यू m1g है, T2 की वैल्यू m1 प्लस m2g है, T3 की वैल्यू m1 प्लस m2 प्लस m3g के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है जिसमें एक स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से बंधी हुई है और दूसरी स्ट्रिंग जो है वो इस तरीके से बांधी गई। इसका मास m के बराबर है और आपको दिया है कि ये वर्टिकल के संग थीटा का एंगल बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगेन यही है कि फाइंड द टेंशन फोर्स इन ईच स्ट्रिंग। दोनों रस्सियों में क्या क्या टेंशन फोर्स है ये बताना है। तो इस रस्सी में जो टेंशन लग रही होगी वो कहीं अपनी तरफ लग रही होगी, इसको हम T1 कह देते हैं। और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रही होगी ये अपनी तरफ लग रही होगी, इसको हम T2 कह देते हैं। ठीक है, फिर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन T1 राइट में है तो राइट में लगा दी गई, टेंशन T2 कहीं इस तरफ जा रही है तो हमने टेंशन T2 को इस तरफ लगाया और वर्टिकल के संग थीटा का एंगल है थीटा बना दिया। और इसका मास है तो वेट हो गई तो mg का वेट हो गया। ठीक है, तो T1 और mg ऑलरेडी उस एक्सिस के अलोंग है, T2 नहीं है तो T2 के दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। T2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो जो कंपोनेंट इधर आया है उसको हम T2 cos थीटा कहेंगे, जो कंपोनेंट इधर आया है उसको हम T2 sin थीटा कहेंगे। ठीक, अब T2 cos थीटा और mg बराबर होंगे, T2 sin थीटा और T1 बराबर होंगे। तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बराबर कर दें तो T2 cos थीटा को mg के इक्वल अगर कर देते हैं तो T2 की वैल्यू आ जाती है mg डिवाइडेड बाई cos थीटा। ठीक है, ये T2 की वैल्यू हमको मिल गई। उसी तरीके से जब T1 निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के फोर्स को बराबर कर दें। राइट हैंड साइड में T1 लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में T2 sin थीटा लग रहा है। T2 की वैल्यू उठा के इधर पुट कर देंगे तो T1 इज इक्वल टू T2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा mg tan थीटा, ये T
1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमने जो फोर्स एक्सिस में नहीं था 2 पार्ट में ब्रेक किया और हमने सॉल्व करके निकाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां मान लेते हैं कि 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक स्ट्रिंग ऐसी आ गई, दूसरी स्ट्रिंग ऐसी चली गई। ये दोनों ही जाकर किसी सपोर्ट से अटैच्ड हैं और ये एंगल की जहां तक बात है तो ये एंगल हम मान लेते हैं 30 डिग्री है और इस एंगल को मान लेते हैं 60 डिग्री है। इसका मास m का है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन सेम रहेगा कि फाइंड द टेंशन फोर्स इन ईच स्ट्रिंग। ठीक है, दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन का फोर्स निकालना। तो पहले हम दोनों स्ट्रिंग्स में कुछ कुछ टेंशन मान लेते हैं। इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रही होगी T1 की, इस स्ट्रिंग में टेंशन लग रही होगी T2 की। ठीक है, और वेट ऑब्वियसली हो गई। तो हम जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेस आ जाएंगे। टेंशन T1 इस तरफ लगा देते हैं वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर, टेंशन T2 इस तरफ लगा देते हैं वर्टिकल से 30 डिग्री के एंगल पर, और इसका वेट जो होगा mg वो नीचे लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि T1 T2 एक्सिस में नहीं है तो इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो T1 का कंपोनेंट इस तरफ अगर निकालते हैं तो T1 sin 60 आ जाएगा, और T1 का कंपोनेंट वर्टिकल निकालते हैं तो T1 cos 60 आ जाएगा। उसी तरीके से T2 का कंपोनेंट निकालेंगे इस तरफ तो T2 sin 30 आ जाएगा, और T2 का कंपोनेंट वर्टिकल निकालते हैं तो T2 cos 30 आ जाएगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बराबर होंगे, वर्टिकल वर्टिकल बराबर होंगे। तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को अगर हम बराबर करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, T2 sin 30 डिग्रीज इज इक्वल टू T1 sin 60 डिग्रीज। sin 30 डिग्री 1/2 होता है, sin 60 डिग्री √3/2 होता है, तो T2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ T1। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो T1 और T2 के बीच का रिलेशन बता रहा है। वर्टिकल में बैलेंस करेंगे तो वर्टिकल में ऊपर की तरफ 2 फोर्स लग रहे हैं जो नीचे के अकेले के बराबर होने चाहिए। तो T2 cos 30 डिग्री प्लस T1 cos 60 डिग्री इज इक्वल टू mg। ये लिख सकते हैं, ऊपर के दोनों फोर्स नीचे के बराबर। अब cos 30 होता है √3/2, तो √3/2, cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू mg, और ये T2 उठाकर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ T1 इंटू √3/2 प्लस T1/2 इज इक्वल टू mg। ठीक है, √3 मिला के 3 हो जाएगा, तो 3 T1/2 प्लस T1/2 मिल जाएगा 2 T1, तो 2 T1 इज इक्वल टू mg लिख सकते हैं। यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी mg डिवाइडेड बाई 2, ये T1 की वैल्यू हो गई। T2 की वैल्यू कितनी है, यही T1 उठा के अगर हम इधर रख देते हैं तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, और T2 की वैल्यू हो जाएगी √3 mg/2 के बराबर। ये T2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमने इस केस पे T1 T2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। ओके, चलो फिर एक और प्रॉब्लम में आते हैं। अब इस प्रॉब्लम में क्या है कि हम इंक्लाइन प्लेन को भी कंसीडर करते हैं कि अगर इंक्लाइन प्लेन में कोई स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती तो क्या करते हैं। तो ये कोई इस इंक्लाइन प्लेन है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दिया है, मान लेते हैं थीटा के बराबर। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है और हमने इस मास को एक स्ट्रिंग की हेल्प से इस तरीके से बांध दिया है जिससे कि ये मास अपनी जगह से नहीं गिरेगा। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टेंशन फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। हमें 2 फोर्स निकालने हैं, टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में और कॉन्टैक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन है वो। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में ही लग रहा होगा, तो एक टेंशन का फोर्स हमने इस तरफ लगा दिया, और इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा हमको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। इसका एबीडी अगर हम बनाते हैं तो हम एक्सिस का सिलेक्शन उसी तरीके से करते हैं जैसा हमने इंक्लाइन प्लेन के लिए सीखा था। एक एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, एक एक्सिस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। इस तरफ कौन सा फोर्स आता था, इस तरफ हम लिखते थे mg sin थीटा, और इस तरफ हम लिखते थे mg cos थीटा। ये 2 फोर्स हो गए।
और क्या आता था, इस तरफ आता था टेंशन का फोर्स और इस तरफ आता था नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अगर हम फोर्स को बैलेंस करें तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि T की वैल्यू इक्वल हो जानी चाहिए mg साइन थीटा के और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बराबर हो जानी चाहिए mg कॉस थीटा के। इस तरीके से टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों फोर्स की वैल्यू इस इंक्लाइन सरफेस के लिए हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर स्प्रिंग भी कभी आ जाती तो स्प्रिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कैसे बनती, जैसे कि ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की कुछ नेचुरल लेंथ होगी, लेकिन जैसे ही आप स्प्रिंग से कोई मास को अटैच करेंगे तो ये स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको हमेशा स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट दिया रहेगा जो के के बराबर है और मास m है। क्वेश्चन मान लो ये कहता है कि फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, ऑब्वियसली हम इक्विलिब्रियम का केस कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम ही होगा। तो हमें ये पता है कि स्प्रिंग के अंदर भी एक टेंशन होती है और अगर ये स्प्रिंग x के अमाउंट से खिंच गई है तो स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन का फोर्स होगा वो इसके वेट mg को बराबर करने में यूज होगा। तो t को हम mg के इक्वल कर सकते हैं और जो t होगा ये kx के बराबर होगा, तो kx को हम mg कर देते हैं और x की वैल्यू mg डिवाइडेड बाई k के बराबर आई। ठीक है, ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन हो जाएगा। तो जब भी स्प्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो स्प्रिंग में वैसी ही टेंशन होती है जैसे स्ट्रिंग में होती है, बस उस टेंशन की वैल्यू को kx लिखना होता है, जहाँ पे x स्प्रिंग की लेंथ में चेंज होता है कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी बड़ी है या कितनी घटी। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में नहीं बल्कि हम एक नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में बेसिकली हम न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ करना चाहेंगे। और न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज़ करने का मतलब ये रहेगा कि अब जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है बल्कि सिस्टम जो है वो मोशन में है, और अगर सिस्टम मोशन में है तो फोर्स जो होगा वो बैलेंस नहीं होगा, उस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स लगेगा और नेट फोर्स लगने से सिस्टम का एक्सेलरेशन आएगा। अभी पहले हम जो केस कंसीडर करेंगे उसमें मान लेते हैं कि सिस्टम के अंदर के सारे पार्टिकल सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। ठीक है, अगर सिस्टम के अंदर के सारे पार्टिकल सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं और हमने किसी भी सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो हो सकता है कि एक फोर्स इस तरफ लग रहा हो F1 का, एक फोर्स इस तरफ लगा हो F2 का और एक फोर्स इधर लगा हो F3 का। ठीक है, एक फोर्स इधर लगा है F4 का, एक फोर्स इधर लगा देते हैं F5 का। ठीक है, अगर ये कहा गया है कि ये सिस्टम x डायरेक्शन में ax के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है और y डायरेक्शन में ay के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो अब ये सिस्टम रेस्ट पे नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन है। तो हम चाहें तो हेडिंग भी दे सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर दो एक्सेलरेशन है, हो सकता है कि एक ही एक्सेलरेशन हो, लेकिन अगर दो एक्सेलरेशन है तो एक एक्सेलरेशन x की तरफ है, एक एक्सेलरेशन y की तरफ है। अगर एक्सेलरेशन x की तरफ है तो x की तरफ जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ये दोनों मिलके इसको x की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन F3 उसको रोकने का काम कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि F1 और F2 मिल जाएंगे लेकिन F3 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये दोनों फोर्स एक ही तरफ थे तो जुड़ गए, माइनस F3 ये नेट फोर्स है, और इस नेट फोर्स से अगर इस जिसका भी FBD बनाया है उसका मास अगर m का है तो m का मास इस डायरेक्शन में ax के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये दोनों फोर्स माइनस ये फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। न्यूटन का सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में ये F5 है और ये F4 है, F5 नीचे है F4 ऊपर है, तो F5 नीचे है F4 ऊपर है, तो F5 का फोर्स ज्यादा होगा F4 से तभी नीचे आएगा, तो F5 माइनस F4 इज इक्वल टू मास इनटू ए एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। तो आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, और जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स को m इंटू ए के बराबर कर देना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर, और मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है कि जिसमें एक ब्लॉक है
जो ग्राउंड में रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया है, लेकिन ये फोर्स हमने हॉरिजॉन्टल नहीं लगाया है, हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे लगाया है, थीटा के एंगल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास m, also find the force at which the block will lose the contact with ground। ठीक है, ऐसा कौन सा फोर्स होगा जिससे ब्लॉक ग्राउंड का कांटेक्ट लूज कर जाएगा। तो पहले हम इसका एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी में एक फोर्स एफ का इस तरफ लग रहा है, हमने लगा दिया थीटा के एंगल पे। एक लग रहा है नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स, इसका वेट mg। एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन क्योंकि f किसी एंगल पे लग रहा है तो f के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इस तरफ f का कंपोनेंट f cos थीटा कह सकते हैं, इस तरफ f का कंपोनेंट f sin थीटा कह सकते हैं। आप ये समझें कि अगर ये ब्लॉक ग्राउंड में मूव कर रहा है, ग्राउंड का कांटेक्ट अभी लूज नहीं किया है, तो अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो ये हॉरिजॉन्टली ही एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टली हो सकता है अगर ये ग्राउंड में एक्सेलरेट करते हुए जा रहा है। अगर इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा है, f cos थीटा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई माइनस करने वाला नहीं है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि f cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए, या a की वैल्यू आ जाएगी f cos थीटा डिवाइडेड बाई मास। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका एक्सेलरेशन निकाला। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को समझते हैं। इसमें यह लिखा है कि ऐसा कौन सा फोर्स होगा जिससे कि ये ग्राउंड के कांटेक्ट को छोड़ दे। कभी भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ग्राउंड का कांटेक्ट छूटना है, तो ग्राउंड का कांटेक्ट छूटने से कांटेक्ट फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स तभी तक रहता है जब कांटेक्ट होता है, और जिस समय कांटेक्ट छूट जाता है उस समय नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आप क्या करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में ये कहोगे कि ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं पाया है, अभी कांटेक्ट छूटने वाला है, जब तक कांटेक्ट नहीं छूटेगा तब तक ये ग्राउंड में ही चल रहा होगा, और ऊपर के जो फोर्स हैं और नीचे के जो फोर्स हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब ऊपर का फोर्स कितना है, f sin थीटा, और कितना है n, ये दोनों मिलके किसके बराबर होने चाहिए, mg के बराबर, तभी ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेट कर रहा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि n की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो कांटेक्ट छूट जाएगा, और जब n की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg बाई साइन थीटा। इतना फोर्स जब हम लगाएंगे तो ये कांटेक्ट छोड़ के ग्राउंड से ऊपर उठ जाएगा, और ग्राउंड से ऊपर उठ जाएगा तो इतने फोर्स की जरूरत है कम से कम, और जब तक ये ग्राउंड में रहेगा तब तक ये इतने एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है कि दो मासेस हैं, एक मास ये है और दूसरा मास ये। इसका मास मान लेते हैं कि m1 का है, इसका मास m2 का है, और यहां से हमने एक फोर्स लगाया। इस फोर्स के लगाने से दोनों ही मासेस राइट डायरेक्शन में चलने लगेंगे। कहीं पे कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं रहेगा जब तक हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम। मतलब ये दोनों मासेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उनके बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स होगा वो निकालना है, और अगर ये दोनों मास आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कितने एक्सेलरेशन से चल रहे हैं वो भी निकालना है। तो क्योंकि ये मास जब चलेगा छोटा वाला तो बड़ा वाला भी चलेगा, और जितना छोटा चलेगा उतना बड़ा भी चलेगा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये दोनों ही मास आगे की तरफ सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे, क्योंकि जितना पीछे वाला चलेगा उतना ही आगे वाला भी चलेगा। और अगर ये दोनों मास आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम इनके बीच के कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो इसने इसके ऊपर अगर n इधर लगाया होगा तो इसने राइट वाले के ऊपर n राइट में लगाया होगा। ठीक
ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स लगा रहे होंगे। ग्राउंड से भी कांटेक्ट फोर्स आएगा, लेकिन आप खुद समझिए कि इन दोनों मासेस का मोशन वर्टिकल नहीं हो रहा है, और अगर वर्टिकल नहीं हो रहा है तो वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस रहेंगे, हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल में हम F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे। ठीक है, तो अगर हम M1 का FBD बनाते हैं तो M1 के FBD में क्या क्या फोर्स लगाएंगे? F का फोर्स राइट में लगा है तो राइट में लगा दिया। इसके डायग्राम में N का नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट में लगा है तो लेफ्ट में लगा दिया, और ये मास A के एक्सेलरेशन से राइट में जा रहा है तो A से राइट में चला दिया। आप अगर चाहोगे तो ग्राउंड से लगने वाला कांटेक्ट फोर्स N1 लगा सकते हो और नीचे की तरफ mg का वेट लगा सकते हो। एक्चुअली वो दोनों फोर्स बैलेंस हैं एक दूसरे से, तो उसकी इक्वेशन बना के कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप फिर भी चाहो तो कह सकते हो N1 और mg एक दूसरे को बराबर कर रहे हैं। क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन है, तो जो फोर्स एक्सेलरेशन दे रहे हैं हम उन्हीं को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर एक्सेलरेशन A का राइट की तरफ है तो F और N में F ज्यादा होगा, और हम लिख सकते हैं F माइनस N इज इक्वल टू M1 इंटू A के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम M2 का FBD बनाते हैं तो M2 के FBD में क्या फोर्स आएगा? M2 का FBD जब बनाएंगे तो M2 के ऊपर इस ब्लॉक ने इसके ऊपर ये N का फोर्स राइट में लगाया है, आप देख सकते हैं। कई बार गलती ये करते हो कि M2 के FBD में ये F भी लगा देते हो, तो वो गलत है। F का जो फोर्स लगा है वो इस मॉलिक्यूल पे लगा है, और ये मॉलिक्यूल M1 का हिस्सा है, ये मॉलिक्यूल M2 का कोई हिस्सा नहीं है। तो हम जब M2 का FBD बनाएंगे तो M2 हम जब इसको सिस्टम मान रहे हैं तो इसके ऊपर सिर्फ ये N लगा है, इसके ऊपर ये F नहीं लगा है। F तो M1 पे लगा था तो M1 के डायग्राम में आ जाएगा, लेकिन M2 के डायग्राम में F का फोर्स नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये एक्सेलरेट राइट में वो भी A से ही कर रहा है तो A ही लिखेंगे, और लिखेंगे N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, इज इक्वल टू M2A। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो F आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A। यहाँ से F अपॉन M1 प्लस M2 ये हो जाएगा A की वैल्यू, और N की वैल्यू निकालनी है तो यही A उठा के यहाँ रख देंगे तो N हो जाएगा M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन हमने निकाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं? अच्छा, एक बात और आप समझ सकते हैं, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी मासेस हैं वो अगर सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो आप ऐसा भी सोच सकते थे कि क्यों ना हम इन दोनों को ही सिस्टम मान लें। बिल्कुल मान सकते हो, इन दोनों को ही सिस्टम मान लेते हो। अगर आप इन दोनों को सिस्टम मान लेते हो तो ये बताओ कि क्या इन दोनों को सिस्टम मानने से ये N इंटरनल फोर्स हो जाता, एक दूसरे पर लगाया गया तो ये काउंट नहीं होता। अब इस सिस्टम की अगर हम बात करते तो सिस्टम में बाहर से एक फोर्स आया है F का, और इधर से कोई फोर्स नहीं आया है, तो हम ये कह सकते थे कि अगर हम M1 प्लस M2 का कंबाइंड FBD बनाते तो जो फोर्स लगता सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स वो F का लगता राइट में, लेफ्ट की तरफ कुछ नहीं लगता, और ये दोनों ही एक एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों एक एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप क्या लिखते? F इज इक्वल टू टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू A, क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो सिर्फ F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू A के बराबर, और वही आपको यहां मिला था, F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू A। तो आप चाहो तो अकेले अकेले का FBD बना सकते हो, और आप चाहो तो दोनों का कंबाइंड FBD भी बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर दो ब्लॉक कांटेक्ट में है या तीन ब्लॉक कांटेक्ट में है तो आप तीनों का अलग अलग FBD बना के भी कर सकते हो, जैसे दो ब्लॉक के लिए किया गया है वैसे तीन ब्लॉक के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास दो मासेस होते जो कि स्ट्रिंग से अटैच्ड होते, मान लो इस तरीके से, ये एक मास है और ये एक दूसरा मास, ये दोनों स्ट्रिंग से अटैच्ड है, और यहां पे हमने एक फोर्स लगाया है F का। अगर ये मास M1 का है, ये मास M2 का है, तो क्वेश्चन यही है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, अब अगर हमने F का फोर्स लगाया है तो ये दोनों मासेस
ए के एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ेगी और इस रस्सी में कोई टेंशन जनरेट हो जाएगी। स्ट्रिंग की टेंशन हमेशा मास से दूर लगती है, तो ये दोनों टेंशन के जो फोर्स लग रहे होंगे ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। अब अगर हम इस मास की बात करें तो m1 के मास की, तो एफबीडी बनाते हैं m1 के मास का, तो क्या बनेगा? m1 के मास की एफबीडी में एक फोर्स आ जाएगा F का राइट की तरफ, एक फोर्स आ जाएगा टेंशन का लेफ्ट की तरफ, और ये A से एक्सेलरेट कर रहा है। मैंने ऊपर नीचे के फोर्स नहीं बनाए क्योंकि वो बैलेंस कर लेगा नॉर्मल रिएक्शन mg को, लेकिन जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये F खींच रहा है, T रोक रहा है। तो क्या इक्वेशन बनाएंगे? F माइनस टी इज इक्वल टू m1 इंटू ए के बराबर। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम m2 का एफबीडी बनाते तो m2 के एफबीडी में क्या बनाते? m2 के एफबीडी में सिर्फ ये टेंशन का फोर्स आता, क्योंकि m2 पे सिर्फ ये टेंशन का फोर्स लगा है, m2 पे ये F नहीं लगा है, F तो इस मॉलिक्यूल पे लगा है और वो मॉलिक्यूल m1 का पार्ट है, तो सिर्फ T का फोर्स आता और ये A से एक्सेलरेट करता। तो हम क्या लिख सकते थे? T इज इक्वल टू m2a और दोनों को जोड़ देते तो F हो जाता है m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से एक्सेलरेशन आ गया और टेंशन निकालनी है तो यही A उठा के यहाँ पुट कर दोगे तो T इज इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू a, और a कितना था? F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, जिस तरीके से पिछले प्रॉब्लम में हमने दोनों को कंबाइंड सिस्टम माना था, उसी तरीके से इस प्रॉब्लम में भी हम दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान सकते हैं। और अगर हमने इन दोनों को कंबाइंड सिस्टम मान लिया तो क्या ये कह सकते हो कि ये रस्सी अभी इंटरनल हो गई है, और इंटरनल हो गई है तो इंटरनल फोर्सेस काउंट नहीं होते। तो इस पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगा है? ये फोर्स जो लगा है ये एक्सटर्नल है F का, और इधर कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है। तो हम ये कह सकते थे कि अगर हम m1 प्लस m2 का कंबाइंड एफबीडी बनाते तो कंबाइंड एफबीडी में एक फोर्स F का लग रहा होता राइट में, और ये दोनों ही मास A के एक्सेलरेशन से चलते, तो दोनों के लिए मैंने A लिख दिया। और क्या इक्वेशन लिख सकते थे? फोर्स इज इक्वल टू, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो सीधे सीधे m1 प्लस m2 इंटू ए, और ये इक्वेशन यहाँ पर भी आई थी F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए, यहाँ से भी A आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगेन ये दो मास के लिए था, वैसे ही हम 3 मास के लिए कर सकते हैं। हम या तो पूरे सिस्टम की इक्वेशन डायरेक्टली बना सकते हैं, मैं आपको एक करके बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 मासेस हम ले लेते हैं। ये एक मास है, ये दूसरा मास है, और ये तीसरा मास। ठीक है, और हमने इसके ऊपर F का फोर्स लगाया है। ये मास m1 का है, ये मास m2 का है, ये मास m3 का है। और ऐसा लगाने से ये तो क्लियर है कि ये तीनों के तीनों आगे की तरफ A से बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तीनों के एक्सेलरेशन A के बराबर। अब ये जो स्ट्रिंग है इसमें कुछ टेंशन T1 की होगी, तो ये एक टेंशन T1 मैंने इधर लगा दी, और ये जो स्ट्रिंग होगी इसमें टेंशन T2 की होगी, तो T2 हमने इधर लगा दी। एक तो तरीका वही है कि हम तीनों का एफबीडी अलग अलग बनाएं और इक्वेशन लिखें, और दूसरा ये है कि क्यों ना मैं ये तीनों को ही एक कंबाइंड सिस्टम की तरह मान लूं। अगर इन तीनों को कंबाइंड सिस्टम की तरह मान लिया जाएगा तो ये दोनों स्ट्रिंग्स इंटरनल हो जाएंगी, और एक्सटर्नल की अगर हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल सिर्फ यही फोर्स लग रहा होगा F का, और इस सिस्टम में रोकने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए, क्योंकि टोटल मास सिस्टम के अंदर m1 प्लस m2 प्लस m3 का है। F इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए, तो A की वैल्यू हो जाएगी F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, अब आती है बात कि हम T1 और T2 को निकालना चाहते हैं। अलग अलग एफबीडी बनाते तो आ ही जाता, लेकिन अब एक काम करते हैं। आपको अगर मान लीजिए T1 की टेंशन निकालनी है, जिस भी रस्सी में टेंशन निकालनी है, हम एक ऐसा सिस्टम मानेंगे जो उस रस्सी को काटेगा। मतलब अगर हमें T2 में T1 की टेंशन निकालनी है तो हम एक ऐसा सिस्टम मानेंगे जो इस रस्सी को काटेगा, और पीछे के दोनों मासेस हम इस सिस्टम के अंदर ले लेंगे। ये आप सिस्टम कंसीडर करिए। अच्छा, अब इस रेड वाले को अगर तुम सिस्टम देखते हो तो इस सिस्टम के अंदर 2 मासेस हैं m2 और m3 के, जो कि A से चल रहे हैं, और ये रस्सी इंटरनल हो गई है।
लेकिन ये रस्सी अब एक्सटर्नल है, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सिस्टम है और इस सिस्टम को जो फोर्स खींच रहा है वो T1 है। इन रेड वाले सिस्टम को जो फोर्स खींच रहा है वो T1 का है। तो हम ये कह सकते हैं कि T1 के फोर्स ने यहां से पुल किया, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, तो कुछ माइनस नहीं करेंगे, हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू, T1 माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, T1 इज इक्वल टू कितने मास को खींचा है इसने, M2 और M3 दो को खींचा है, M2 प्लस M3 इंटू ए, और ये ए उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमें T2 निकालना है तो हम एक ऐसा सिस्टम कंसीडर करेंगे जो कि इस रस्सी को काटेगा, और ऐसा सिस्टम जो कंसीडर कर रहे हैं जो इस रस्सी को काट रहा है, तो ये वो सिस्टम हो गया। इस रस्सी में टेंशन कितनी है, T2 की है, इस टेंशन ने इस अकेले मास को खींचा है, तो हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू M3 इंटू ए के बराबर। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने ए निकाल लिया है तो ए की वैल्यू पुट करके आप बाकी रस्सियों में टेंशन निकाल सकते हैं। अब पुली मास सिस्टम अगर आता है तो पुली के संग क्या है कि ये एक पुली है। ठीक है, पुली बेसिकली एक डिस्क को कहते हैं जो कि मान लेते हैं कि छत से बंधी हुई है। ये पुली के ऊपर से अगर कोई स्ट्रिंग जाएगी तो पुली घूम सकती है, और हम लोग अपने डिस्कशन में पुली को मास लेस लेते हैं, मतलब उसका मास नेग्लिजिबली स्मॉल है। और अगर इसके ऊपर से कोई स्ट्रिंग पास करती है तो ये एक स्ट्रिंग हो गई, ये दूसरी स्ट्रिंग हो गई जिसके ऊपर से पास कर रही है। अगर यहाँ पे एक मास लगा देते हैं M1 का और यहाँ पे एक मास लगा देते हैं M2 का, तो अगर ये दोनों मासेस में जो भी मास भारी होगा उस तरफ सिस्टम मूव करने लगेगा। ठीक है, अगर ये पुली मासलेस है तो आप पूरी रस्सी में सेम टेंशन मान सकते हैं, और अगर सेम टेंशन मान सकते हैं तो इस मास को इधर की टेंशन ने इधर पुल किया होगा, इस मास को इधर की टेंशन ने इधर पुल किया होगा। ठीक है, ये हो गया इसमें टेंशन का फोर्स लगने वाला। आप चाहो तो एफबीडी अलग से बना सकते हो, या आप इसी डायग्राम में ये कह सकते हो कि इसके ऊपर M2G इधर लग रहा होगा। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, और इसके ऊपर M1G इधर लग रहा होगा। तो ये ऑलरेडी एफबीडी ही बन गया है। आप चाहो तो एक्सेस लेके बना सकते हो या डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। अगर हमको दिया है कि M2 M1 से बड़ा है, M2 M1 से बड़ा है, तो ये नीचे की तरफ आएगा, और अगर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा। ये बात तो क्लियर है, ये जितना नीचे आएगा ये उतना ऊपर जाएगा। तो अगर ये एक एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब आती है बात कि हम अगर इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये नीचे आ रहा है तो नीचे का फोर्स कितना लग रहा है, M2G, ऊपर का फोर्स कितना लग रहा है, T, तो M2G माइनस T इज इक्वल टू M2 इंटू ए। ठीक है, ये हमने लिख दिया इक्वेशन। और इसमें अगर हम बात करते हैं ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स ज़्यादा होगा, नीचे का फोर्स कम होगा, तो हम लिखेंगे T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए के बराबर। ये हो गई इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखी, M2G माइनस T, क्योंकि नीचे आ रहा था तो ये फोर्स माइनस ये फोर्स, और ये ऊपर जा रहा था तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो यहाँ से आ जाएगा M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M2 प्लस M1 इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं M2 माइनस M1 इंटू जी अपॉन M2 प्लस M1। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ये याद रखना है कि जब भी दो मास का सिस्टम होगा तो हम इस तरीके से एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। इस एक्सेलरेशन को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो T आ जाएगा, और जो T आता है वो आता है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर। तो ये दोनों एक स्टैंडर्ड केस के रिजल्ट हैं जिसमें दो ही मास जुड़े होंगे m1 m2 के, तो हम डायरेक्टली इस आंसर को लिख सकते हैं इस तरीके से, ये टेंशन होगा और ये एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये सिस्टम इसलिए चल रहा है, ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि M2G खींच रहा है, और M2 और M1 को अगर आप कंबाइंड सिस्टम की तरह सोचते कि ये दोनों एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम के अंदर हैं, तो ये रस्सी इंटरनल हो जाती, क्योंकि अगर M2 M1 को कंबाइंड सिस्टम एक ही सिस्टम के अंदर मान लेते तो ये रस्सी इंटरनल हो जाती। तो एक्सटर्नल कौन होता, तो एक्सटर्नल ये वाला फोर्स होता M2G जो खींच रहा है, और ये भी फोर्स एक्सटर्नल होता। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होता है, जहां अर्थ को हम कभी सिस्टम के अंदर नहीं लेते, अर्थ हमेशा सिस्टम के बाहर है, तो ये फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होते हैं। ये इंटरनल आ जाते हैं अगर हम इन दोनों को सिस्टम के अंदर ले लेते हैं। आप ऐसे समझें कि M2G इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, M1G उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। T को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि T तो इंटरनल फोर्स है।
तो M2G इधर खींच रहा है, M1G इधर खींच रहा है, तो जो बड़ा होगा ऑब्वियसली मोशन उसी तरफ होगा। तो अगर M2 बड़ा है M1 से तो M2G बड़ा है, M1G छोटा है। तो अगर M2G बड़ा है और M1G छोटा है तो हम कहेंगे M2G M1G से बड़ा होने के कारण M2G माइनस M1G ये नेट पुलिंग फोर्स कहा जाएगा। ये कहा जाएगा नेट पुलिंग फोर्स। ये नेट फोर्स है जो कि पुल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो खाली M2G पुल कर रहा होता, लेकिन M2G खींच रहा है, M1G रोक रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो M2G माइनस M1G लिखेंगे। तो ये नेट पुलिंग फोर्स हो गया M2G माइनस M1G। और ये नेट पुलिंग फोर्स जो होगा इसके कारण M2 भी A से चल रहा है, M1 भी A से चल रहा है, दोनों ही मास A से चल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम M1 प्लस M2 इंटू A के बराबर। तो अगर दो मास का सिस्टम है तो यही इक्वेशन हमको यहाँ मिली थी, हम दोनों का अलग अलग एफबीडी बना के भी कर सकते हैं। और कंबाइंडली लिखना होगा तो इधर कितने खींचा, इधर किसने खींचा, कितना डिफरेंस है खींचने का, वो पुलिंग फोर्स है, इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर आते हैं। ये पुली है, यहां एक मास, यहां दूसरा मास है और ये एक तीसरा मास। ये M है, ये 3M है और ये 2M है, ठीक है। ये पुली यहां से छत से जुड़ी। ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में ज्यादा मासेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कम मासेस हैं, तो मोशन इस तरफ होगा। ये दोनों नीचे आ रहे होंगे किसी एक्सेलरेशन A से और ये ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन A से। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मासेस एंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो अब अगर हम मासेस के एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो आप ये समझें कि जैसे मैंने पिछले केस में बताया, पुली के एक साइड कुछ मास हैं, पुली के दूसरे साइड कुछ मास हैं। इधर के मास टोटल कितने हैं, 3M और M मिला के 4M के हैं, और इधर का मास कितना है, 2M का है। तो हमने जब पिछले केस में एक्सेलरेशन लिखा था तो क्या लिखा था, M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू G। ये हमारा रिजल्ट आया था। M2 एक साइड के मासेस हैं, M1 दूसरे साइड के मासेस हैं। तो M2 अगर हम इन दोनों मास को जोड़ दें, क्योंकि दोनों एक ही साइड हैंग कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू M2 का मतलब ये दोनों मासेस का सम कितना है, 4M। M1 मतलब ये मास, अगर इधर भी कोई और लटक रहा होता तो उसको भी जोड़ के टोटल M1 आता, लेकिन अकेला है तो सिर्फ ये 2M, 4M माइनस 2M, नीचे वही 4M प्लस 2M इंटू G। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है, ये 2M आता, ये 6 आता, तो ये G, ये इनका एक्सेलरेशन हो जाता, ठीक है। तो एक तरफ के सारे मास जुड़कर M2 बनाएंगे, एक साइड के दूसरे सारे मास जुड़ के M1 बनाएंगे, A की वैल्यू M2 माइनस M1G अपॉन M2 प्लस M1। इस तरह से डायरेक्टली आप आंसर लिखोगे। जहां तक टेंशन के फोर्स निकालने की बात है, तो अब किस रस्सी में टेंशन निकालनी है, तो मान लिया जाए हमको इस रस्सी में टेंशन निकालनी है। जिस रस्सी में टेंशन निकालनी है, हमें एक ऐसा सिस्टम मानना है जो उस रस्सी को काट के जाएगा। तो हमने ये सिस्टम मान लिया। अब इस रस्सी में मान लेते हैं कि टेंशन T1 है और हमें T1 निकालनी है, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि अगर हम इस सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं तो इस सिस्टम का वेट कितना है, इसके अंदर क्या सिर्फ 3M का मास बंद है, तो इसका जो वेट हो गया वो 3mg का हो गया। तो इसका वेट 3mg का नीचे लग रहा है, इसमें टेंशन T1 ऊपर लग रही है और ये A से नीचे आ रहा है। तो सिर्फ इस मास की इक्वेशन हम क्या लिखते, 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3M इंटू A। फिर से देखो, ये सिस्टम है, इस रस्सी में टेंशन निकालनी थी, इसी को काट के सिस्टम बनाया गया। 3mg नीचे है, T1 ऊपर है और नीचे आ रहा है, तो 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3M इंटू A। A आपको ऑलरेडी पता है G/3, तो 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3M इंटू G/3। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 339 माइनस 6mg/3 मतलब 2mg के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये T1 की वैल्यू होगा। अगर मान लो हमें इस रस्सी में टेंशन निकालनी है, तो क्योंकि ये रस्सी और ये रस्सी सेम है, तो चाहे यहां से निकालो या यहां से निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम टेंशन निकालते हैं तो मान लो हम यहां से निकालते हैं और इस रस्सी में टेंशन हम मान लेते हैं T2 के बराबर है, ठीक। अब इस सिस्टम को हमने माना है, क्योंकि हमें जिस रस्सी में टेंशन निकालनी होती है सिस्टम उसी को काट के बनाते हैं।
तो ये सिस्टम अगर माना है तो उसका वेट कितना है, इसका वेट है 2 mg के बराबर, और ये जा रहा है ऊपर, तो क्या लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं T2 ऊपर की तरफ का फोर्स माइनस 2 mg, 2 mg नीचे की तरफ का फोर्स इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ऊपर की तरफ का फोर्स माइनस नीचे की तरफ का फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए आपको ऑलरेडी पता है कि g/3 था, तो 2m इंटू g/3, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी तो 68 mg/3, ये T2 की वैल्यू होती है, ये T2 की वैल्यू आ गई, ये T1 की वैल्यू आ गई, और ये सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो अगर 2-3 से ज्यादा मासेस होते, 4-5 जितने भी होते, तो आपको एक साइड के मास जोड़कर m2 बनाना है, दूसरी साइड के मास जोड़कर m1 बनाना है, इसमें पुट करना है, A निकल आएगा। जिस रस्सी में टेंशन निकालनी है उसको सिस्टम ऐसा मानना है, उसको कट करके जाए और उस सिस्टम की इक्वेशन लिखनी है। जैसे हम इसके लिए लिखते हैं 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3m इंटू ए। इसके लिए हम लिखेंगे T2 माइनस 2mg। क्यों T2 माइनस 2mg? क्योंकि ऊपर जा रहा है, जिस तरफ जा रहा है उस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस रोका किसने 2mg, तो T2 माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए के बराबर। तो जैसा कि हमने आज एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ा कि एक्सेलरेशन अगर होगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma कैसे यूज करना है, इसी को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ और डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम सीखेंगे कि हम इसका एप्लीकेशन कर पाए, और साथ ही साथ इंक्लाइन प्लेन भी आएगा, और इंक्लाइन प्लेन में भी अगर एक्सेलरेशन होगा, इंक्लाइन प्लेन पे भी पुलीज जुड़ी होंगी, तो उसमें हम कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे।